हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आएगी। गाइस, अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वन शॉट स्टोरी को, जो एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। और इसमें टॉप हमारा वांगजी जिसकी एज 23 ईयर्स ओल्ड है, और बॉटम हमारा विंग और विभूषण जिसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है। और इस स्टोरी का नाम है इनसिक्योरिटी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चर्च से, जहां हमारा लैन वांगजी विंग और विभूषण से मैरिज कर रहा था। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारे लैन वांगजी को विंग और विभूषण दोनों से मैरिज करनी पड़ी। तो हम चलते हैं 5 साल पीछे, जहां हमारा विंग और उसका ट्विंस ब्रदर विभूषण अपनी फैमिली अपने मॉम डैड के साथ बहुत हैप्पी थे। दोनों ही बच्चे अपने मॉम डैड के लाडले थे। वहीं विंग के मॉम डैड का अपना एक छोटा सा बिजनेस था जिसमें वो चारों खुश थे। वहीं विभूषण भी अपने भाई विंग से बहुत प्यार करता था, मगर शायद गॉड को कुछ और मंजूर था। वो दोनों जब 14 साल के थे तब अचानक उनकी कंपनी में आग लग गई। उनका सारा बिजनेस एक झटके में बर्बाद हो गया। फिर कुछ दिन शौक मनाने के बाद आखिरकार विचांशु को खड़ा होना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर उसकी फैमिली की जिम्मेदारी थी। इसलिए वो अपनी वाइफ कांसा सेरेन से कहता है कि वो कंपनी को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। इस पर कांसा सेरेन कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वहीं हमारा विंग भी बोलता है कि डैड मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जिस पर विचांशु मान जाता है। और वो विभूषण को बोलते हैं कि वो घर पर रहे, और वो तीनों अपनी कंपनी जा रहे हैं वहाँ साफ सफाई करने के लिए, जिस पर विभूषण ओके कहता है। कुछ देर बाद विचांशु, कांसा सेरेन और हमारा 14 साल का विंग उस जली हुई कंपनी में पहुँचते हैं, जहाँ वो चारों तरफ देखते हैं, जहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका था, सिवाय दीवार के कुछ नहीं बचा था। इसलिए वो तीनों अब वहाँ सफाई करने लगते हैं। ठीक इसी तरह तीनों लोग सुबह अपनी उस कंपनी में जाते और खुद से साफ़ सफाई करते, क्योंकि उनके पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो सफाई के लिए लेबर को रख सके। और आज काम करते करते तीनों बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। अब वो लोग अपने स्कूटर से घर आ रहे थे। अचानक विचांशु का स्कूटर डिसबैलेंस हो जाता है और तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां हमारे विचांशु और कांसा सेरेन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मगर हमारे विंग को बहुत गहरा सदमा लग जाता है। और अब समय बीतता गया। हमारा विभूषण अपने मॉम डैड को तो खो ही चुका था, मगर अपने भाई को नहीं खोना चाहता था, जो कि सदमे की वजह से उसी 14 साल की एज पर रुक जाता है। मतलब हमारे विंग की एज तो बढ़ जाती है, मगर दिमाग 14 साल के बच्चे का ही था। अब दोनों अनाथ आश्रम से निकलकर बीजिंग जैसे बड़े शहर में पहुंच चुके थे, क्योंकि हमारे विभूषण को स्कॉलरशिप मिल गई थी और गुसू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका। और अब विंग घर पर रहकर घर का सारा काम करता, वही हमारा विभूषण कॉलेज भी पढ़ता और छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी करता, जिससे उनके और उसके भाई का गुजारा चल जाता। अब समय बीतता गया। गुसू यूनिवर्सिटी में चाइना का सबसे रिच पर्सन का बेटा लैन वांगजी, जो मात्र अभी 20 साल का था, वो पढ़ने के लिए आया था। वहीं उसकी मुलाकात हमारे विभूषण से हुई, जिसे देखकर हमारा वांगजी तो उसका दीवाना हो गया। और फिर समय बीतता गया। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि हमारा वांगजी भी उसे पसंद करता था और हमारा विभूषण भी। मगर अपना स्टेटस देखकर कभी भी विभूषण ने वांगजी को नहीं बताया कि वो उससे प्यार करता है। अब उनकी दोस्ती को 2 साल बीत चुके थे। फाइनली हमारे वांगजी ने विभूषण को प्रपोज कर दिया, जो सुनकर विभूषण के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। और उसने हमारे वांगजी से कहा कि वो तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो हम दोनों की जिम्मेदारी ले सके। वांगजी कहता है दोनों की। विभूषण कहता है हाँ दोनों की, क्योंकि मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऐसे अल्फा से मैरिज करूँगा जो मुझे और मेरे भाई दोनों को अपनाए, ना कि मुझे ही मुझे। जो सुनकर वांगजी विभूषण से कहता है कि वो तुम्हारे भाई से मिलना चाहता है। जो सुनकर विभूषण हैप्पी हो जाता है और वो वांगजी को अपने घर ले जाता है, जहाँ वांगजी विंग से मिलता है। वांगजी विंग को देखता है, जहाँ विंग के लॉन्ग हेयर थे और वो अपने बालों में हमेशा रेड कलर का रिबन बांधता था। वहीं हमारा विभूषण थोड़ा मॉडर्न तरीके से रहता था। हमारे वांगजी को विंग भी बहुत पसंद आता है।
उसकी वो क्यूट सी मुस्कुराहट, उसके वो क्यूट क्यूट सी बातें करना सभी चीज़ पसंद आता है। इसलिए वो विभूषण से कहता है कि वो विंग की जिम्मेदारी लेगा। इसलिए हमारा वांगजी विभूषण और विंग दोनों से मैरिज कर लेता है। उसके बाद वो दोनों को लेकर लैन मैंसन पहुंचता है, जहां वो अपने मॉम डैड को बताता है कि वो विभूषण से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर विंग की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए मैंने दोनों से मैरिज कर ली। जो सुनकर मिसिस लैन कहती है, पर वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया? जो सुनकर वांगजी कहता है, ओहो मॉम, अभी आपको बताया ना मैंने कि मैं विभूषण से प्यार करता था, इसलिए मुझे दोनों से मैरिज करनी पड़ी। जो सुनकर कुरेन और लेनी को कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वांगजी घर का लाडला है और हाँ, वो अपने मॉम डैड के पास ही रहता है। साथ ही उसका एक बड़ा भाई है, मगर वो लंदन में अपनी वाइफ और अपने बेबी के साथ में रहता है और अपने मॉम डैड से कभी कभी ही मिलने आता है। इसी वजह से मैडम लैन और कुरेन वांगजी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे सीचेन अपनी फैमिली के साथ लंदन में रह रहा है, वांगजी भी उन्हें छोड़कर न चला जाए। इसी वजह से वांगजी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी और आज उसी का नतीजा है कि वांगजी ने दो ओमेगा से मैरिज कर ली है। जहां हमारे विंग का दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है, वही हमारा विभूषण उसे सबकी नज़रों में रहना, उससे अटेंशन पाना बहुत पसंद है और जो कोई उसे अटेंशन ना दे तो उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहां विभूषण अपने भाई को सुलाकर वांगजी के रूम में जाता है। जहां जाते ही वांगजी एकदम से विभूषण को हक करता है और उसे किस करना चालू कर देता है। विभूषण भी वांगजी को किस बैक कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी विभूषण के कपड़े खोलने लगता है और उसके नेक के अराउंड उसके वेस्ट पर उसे लिक सक करने लगता है। साथ ही उसके निपल्स को माउथ में लेकर सक करने लगता है। जहां विभूषण अब स्वीट स्वीट सी मौन की आवाज़ निकालने लगता है, वहीं हमारा वांगजी धीरे धीरे विभूषण को पूरा निकिट कर देता है और अब वो उसके साथ फिजिकल होने लगता है। जहां पूरी रात दोनों की नाइट एक्टिविटी चलती है और अब अगली मॉर्निंग विभूषण अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। वहीं हमारा विंग सुबह सुबह उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जैसे ही मिसिस लैन और कुरेन बाहर लिविंग रूम में बैठते हैं, वैसे ही विंग दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है, मॉम डैड आप लोग क्या लोगे, चाय कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी? वहीं मैडम लैन ग्रीन टी लेती है, लेकिन मिस्टर लैन चाय मांगता है और फिर विंग उन्हें ग्रीन टी और चाय लेकर देता है और पूछता है, मॉम डैड चाय कैसी बनी है? जो पीते ही कुरेन कहता है, वाह विंग, तुमने तो चाय बहुत अच्छी बनाई है। विंग कहता है, क्या सच में डैड मैंने अच्छी चाय बनाई है? मैडम लैन कहती है, हाँ विंग बहुत अच्छी बनी है। विंग कहता है, माँ डैड आज का ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया है। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, घर में सर्वेंट है ना, वो बना देते, तुम तो बस आराम करो। जो सुनकर विंग कहता है, पर मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। मिसेस लैन कहती है, तो ठीक है, जो तुम्हें करना है वो करो। अब कुछ देर बाद वांगजी भी अपने कमरे से बाहर आता है और वो सबको गुड मॉर्निंग कहता है। वहीं हमारा विंग तो अपने भाई को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि विभूषण अभी तक नीचे नहीं आया था। तभी वांगजी विंग को ऐसे सेट देखकर विंग से पूछता है कि उसे क्या हुआ। जो सुनकर विंग कहता है, अंकल गगा कहाँ है? गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। वो क्या है ना, विंग शरीर से तो बड़ा हो गया है, मगर दिमाग उसके 14 साल के बच्चे का ही, इसलिए वो वांगजी को अंकल बोल रहा है। और उसके भाई ने बता दिया था कि लेनी को मॉम और कुरेन को डैड कहना है, इसलिए वो वांगजी के पेरेंट्स को मॉम डैड बोल रहा है और वांगजी को अंकल। और हाँ, कल उसकी वेडिंग नाइट थी ना, इसलिए विभूषण नीचे नहीं आया था और विंग को अभी पता नहीं है हस्बैंड का मतलब क्या होता है और वेडिंग नाइट का मतलब भी। इसीलिए वो वांगजी से पूछ रहा है कि विभूषण कहाँ है, जहाँ वांगजी उसे बता देता है कि वो अपने ऊपर रूम में है। जो सुनकर विंग कहता है, पर गगा ऊपर क्या कर रहे हैं? वो तो कल रात को मेरे साथ थे ना नीचे वाले रूम में। वांगजी ये सुनकर कहता है, हाँ, जैसा तुम्हारा रूम नीचे है वैसे ही तुम्हारे गगा का रूम ऊपर है। विंग कहता है, ओह, तो क्या मैं ऊपर जाऊं? वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल, रुको मैं लेकर चलता हूँ। और वो विंग का हाथ पकड़ता है और ऊपर अपने कमरे में ले जाने लगता है। मगर जैसे ही विभूषण देखता है कि वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा है, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, मगर अपने गुस्से को रोककर कहता है, विंग इधर आओ। विंग भी वांगजी से हाथ छुड़ाकर विभूषण के पास जाता है और अपने गगा को हक कर लेता है।
तभी विंग अपने गगा से कहता है, गगा क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वुशियान कहता है, क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है, आज इतनी देर हो गई है ना और आप अभी भी यहीं कमरे में बैठे हो। जो सुनकर वुशियान कहता है, बस ऐसे ही विंग। और अब वांगजी वुशियान से कहता है कि वो आराम करे और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जो सुनकर भी वुशियान कहता है, ओके बाय वांगजी। वांगजी भी वुशियान को बाय कहता है। वहीं वांगजी जाते जाते विंग को भी बाय कहता है। विंग भी वांगजी को बाय अंकल कहता है। अब वांगजी के रूम से बाहर निकलने के बाद वुशियान विंग से पूछता है कि उसने वांगजी अंकल का हाथ क्यों पकड़ा था। जो सुनकर विंग कहता है, मैंने नहीं पकड़ा था, वो तो अंकल ने खुद मेरा हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हें तुम्हारे गगा के पास ले चलता हूँ। ये सुनकर भी वुशियान कहता है, ओके क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? विंग कहता है, नहीं, वैसे भी मैं तो आपके साथ ही खाता हूँ ना। वुशियान कहता है, रुको मैं आता हूँ। अब वुशियान बड़ी मुश्किल से बेड से उठता है और जाकर शावर लेता है। उसके बाद वो विंग को लेकर नीचे आता है जहाँ कुरेन भी ऑफिस निकल चुका था। वुशियान अपनी मदर इन लॉ को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके बाद वो तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ विंग मिल्क ब्रेड अंडा खाता है, वहीं हमारा वुशियान जूस बटर ब्रेड और ऑमलेट लेता है। अब उनका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है जहाँ अब तीनों एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे। तभी हमारा वुशियान अपनी मदर इन लॉ से कहता है कि वो बाहर जा रहा है, उसे अपने दोस्तों से कुछ काम है। मैडम लैन भी वुशियान के लिए मना नहीं करती और वो चला जाता है। इधर विंग और मैडम लैन घर पर बैठकर गेम खेलते हैं, गार्डनिंग करते हैं और एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ वांगजी वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक शॉप के बाहर बहुत बड़ा टेडी बियर नज़र आता है। उसे देखकर वो सोचता है, चलो इसे विंग के लिए खरीद लेता हूँ, और वो उसे खरीद लेता है। अब घर आकर वांगजी विंग को देखता है और ज़ोर से कहता है, विंग यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। विंग भी हैप्पी होकर कहता है, क्या लाए हो अंकल? वांगजी उसे टेडी बियर देते हुए कहता है, ये। और वो बहुत बड़ा था जिसे देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो वांगजी से कहता है, थैंक यू अंकल। वांगजी भी उसके सिर पर हाथ फहराता है और अपने कमरे में जाने लगता है। मगर तभी बाहर से आते हुए वुशियान ने वांगजी को देख लिया था कि उसने कितने प्यार से विंग के सिर पर हाथ रखा है। ये देखकर तो वुशियान को गुस्सा आने लगता है और वो अंदर आता है जहाँ विंग दौड़कर उसके पास आता है और वुशियान से कहता है, गगा देखो ना अंकल मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। मगर वुशियान विंग की बात पर ध्यान नहीं देता है और वो उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वांगजी पर उसे गुस्सा आ रहा था। वांगजी अभी वॉशरूम में था। तभी वांगजी वॉशरूम से बाहर आता है और वुशियान को देखता है जहाँ वुशियान वांगजी को एकदम हक कर लेता है। वहीं वांगजी वुशियान को टाइट हक करके पूछता है कि वो कहाँ था। वुशियान बताता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने गया था। वांगजी कहता है, ओके। तभी भी वुशियान वांगजी से कहता है कि उसका गिफ्ट कहाँ है। वांगजी शौक होकर कहता है, क्या गिफ्ट? क्या गिफ्ट? वुशियान कहता है, हाँ, क्योंकि वो विंग के लिए गिफ्ट लाया है तो मेरे लिए भी लाया होगा। जो सुनकर वांगजी कहता है, क्या? पर वो विंग के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया है बल्कि एक टेडी लाया है। वुशियान कहता है, हाँ, तो मेरा टेडी कहाँ है? जो सुनकर वांगजी कहता है, उसे टेडी की क्या ज़रूरत है? उसके लिए क्या ये वाला टेडी काफ़ी नहीं है जो उसे प्यार करता है, उसे हक कर सकता है, उसे किस कर सकता है? ये सुनकर थोड़ा तो वुशियान मान जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे को एक हॉट पैशनेट किस करते हैं। और अब जब दोनों ही हैवी ब्रीथ लेने लगते हैं तब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं और अब वो नीचे आते हैं, अपना डिनर करते हैं। फिर से वुशियान विंग के कमरे में सुलाता है, मगर आज विंग उस टेडी को लेकर सोता है जो देखकर वुशियान को काफ़ी जलन होती है। और फिर वो विंग को सुलाकर वांगजी के पास आ जाते हैं। फिर से वो दोनों अपने नाइट एक्टिविटी करते हैं। अब समय बीतता जाता है। धीरे धीरे विंग सबके दिल में अपनी जगह बना लेता है और अब घर में सब विंग को ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं। मगर कहीं ना कहीं भी वुशियान को ये बुरा लग रहा था क्योंकि बचपन से लेकर अभी भी विंग को ही ज़्यादा अटेंशन मिलती है, वो चाहे उसके पेरेंट्स देते हो या फिर अब उसके इन लॉज। वहीं भी वुशियान सोचता है कि कहीं वो इसी तरह वांगजी की अटेंशन भी ग्रैब ना कर ले, इसलिए वो अब विंग से और ज़्यादा जेलस होने लगता है। धीरे धीरे वांगजी भी विंग के साथ कंफर्टेबल होने लगता है। वैसे भी विंग इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था कि उस घर में मैडम लैन, कुरेन, यहाँ तक कि सर्वेंट भी विंग से प्यार करने लगे थे। और जैसे जैसे खबर वांगजी तक पहुंची तो वांगजी को भी विंग का बिहेव अच्छा लगता था।
अब ऐसे ही उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। एक दिन वुशन अपने काम से सिटी से बाहर गया था। वहीं विंग की हीट ट्रिगर हो गई थी। उसे बहुत पेन हो रहा था। वो बार बार वुशन को याद कर रहा था, क्योंकि जब भी पहले विंग की हीट ट्रिगर होती थी तो वो विंग को मेडिसिन खिला देता था और फिर रात को उसका सर भी दबाता था। और आज ऐसा ही हुआ था। विंग की हीट ट्रिगर हो चुकी थी। मैडम लेन जैसे जैसे उसे मेडिसिन तो खिलाती है, मगर उसके बॉडी में पेन और उसके सर में पेन हो रहा था। मैडम लेन उसकी केयर तो कर रही थी, मगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। ये देखकर अब मैडम लेन वांग जी को कॉल करती हैं। कुछ ही देर में वांग जी अपने ऑफिस से घर आता है, जहां वो अपनी मॉम से पूछता है कि विंग को क्या हुआ। जो सुनकर मैडम लेन वांग जी को बता देती है कि उसकी हीट आ चुकी है। जो सुनकर वांग जी अपनी मॉम से कहता है कि फिर उन्हें उसे मेडिसिन खिलानी चाहिए थी ना। जो सुनकर मैडम लेन कहती है, मैंने मेडिसिन खिला दी है, मगर उसे अभी भी पेन हो रहा है, इसलिए अब तुम ही उसे शांत कर सकते हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही है, आप जानती हैं ना वो 14 साल का बच्चा है। मैडम लेन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वो 14 साल का बच्चा है, मगर दिमाग से, शरीर से नहीं। और मत भूलो तुमने उससे भी मैरिज की है, इसलिए इसलिए वो भी तुम्हारा ओमेगा पार्टनर है। वो उसके प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वांग जी कहता है, पर मॉम मैंने विंग से शादी केवल वी वुशान के लिए की है, ताकि वी वुशान को विंग को ना छोड़ना पड़े। और वैसे भी मैं वी से प्यार करता हूँ, ना कि विंग से। हाँ वो अलग बात है कि मैं उसके साथ हंसता हूँ, बात करता हूँ, मगर वो इसलिए क्योंकि वो वी वुशान का ओमेगा ब्रदर है। मिसेस लेन कहती है, जो भी हो वांग जी, मगर उसे अभी उसके अल्फा की ज़रूरत है, और एक अल्फा होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। और मत भूलना वांग जी, वो भी तुम्हारा ओमेगा पार्टनर है, इसलिए जाओ कम से कम अपने फेरोमोन से उसे काम डाउन तो करो। जो सुनकर वांग जी कहता है, पर मॉम अगर उसकी हीट की वजह से मैं ट्रिगर हो गया तो तब क्या होगा। और वैसे भी इस समय वी भी यहाँ नहीं है। मिसेस लेन कहती है, जो भी हो वांग जी, पर विंग पेन की वजह से काफ़ी तड़प रहा है, और अगर वो ऐसा ही तड़पता रहा तो कहीं उसके दिमाग पर इसका और असर न पड़ जाए। इसलिए प्लीज़ वांग जी जाओ, विंग के पास जाओ। अपनी मॉम की बात सुनने के बाद आखिरकार वांग जी को अपनी मॉम का कहना मानना ही पड़ता है, और अब वो हिचकिचाते हुए विंग के पास चला जाता है, जहाँ विंग को पेन में देखकर वांग जी विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ। विंग भी वांग जी को देखता है और वांग जी से कहता है, अंकल मुझे बहुत दर्द हो रहा है अंकल। और विंग के आंखों में आंसू गिर रहे थे, जो देखकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब वांग जी विंग के आंसू को साफ करता है और उसे हक कर लेता है। कुछ देर तो विंग वांग जी को हक करके रो रहा था। तभी अचानक विंग वांग जी के नेक पर अपनी नोच को रफ करने लगता है, और फिर अचानक वो वांग जी के फेरोमोन्स को इनहेल करने लगता है, जिस वजह से उसे अंदर अलग ही फील होने लगता है, और वो वांग जी को और ज़्यादा टाइट हक कर लेता है और वांग जी के फेरोमोन्स को और ज़्यादा इनहेल करने लगता है। वहीं वांग जी की नोज भी विंग के नेक पर थी, और वो भी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर लेता है। धीरे धीरे वांग जी का अल्फा भी ट्रिगर हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है। वहीं विंग को भी अच्छा लग रहा था। अब अचानक वांग जी विंग को साइड करता है और विंग से कहता है, विंग अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। विंग कहता है, नहीं अंकल, वैसे भी मुझे आपके फेरोमोन्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे इसे और इनहेल करना है। वांग जी कहता है, ओके विंग। और फिर वो विंग को अपनी लैब में बिठाता है और विंग को टाइट हक कर लेता है। वहीं विंग तो अपनी नोच को वांग जी के नेक में रखकर वांग जी के फेरोमोन्स इनहेल कर रहा था, और इधर वांग जी पूरी तरह ट्रिगर हो चुका था, और उसके हाथ न चाहते हुए भी विंग की बॉडी पर स्लाइड होने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे वांग जी अपने हाथों को विंग के बैक को, उसके बट को दबाने लगता है, जहां विंग अब उस पेन के साथ मौन कर रहा था। अब वांग जी विंग को बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर आ जाता है, जहां वांग जी अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के लिप्स को सक करने लगता है, जहां विंग को नहीं पता था कि उसे कैसे रिस्पॉन्स करना है। और फिर वो विंग से कहता है, जैसा मैं कर रहा हूँ वो भी करे। विंग हाँ में इशारा करता है, और अब वांग जी विंग के अपर लिप्स को पकड़ रहा था, तो विंग वांग जी के लोअर लिप्स को। और फिर जैसे वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा था, तो विंग भी वैसा ही कर रहा था। इसी तरह वांग जी बारी बारी विंग के अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को लिक सक और बाइट कर रहा था।
फिर वांग जी अपनी टंग को विंग के माउथ में डाल देता है और विंग के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करता है। वहीं विंग भी अपनी टंग को वांग जी के माउथ में डालता है और अपनी टंग को वांग जी के पूरे माउथ में स्क्रॉल करता है। अब धीरे धीरे वांग जी उसके कपड़े निकालता है और उसके वेस्ट को सक करने लगता है और दूसरे हाथ से उसे स्क्वीज भी कर रहा था, जिससे विंग को अच्छा लग रहा था और वो मौन कर रहा था। विंग की मॉर्निंग इतनी स्वीट थी कि अब वांग जी बिल्कुल भी नहीं रह पाता और अब वो विंग को पूरा निकिट कर देता है और उसके लोअर पार्ट को लेकर स्क्वीज करने लगता है और साथ ही विंग को प्रिपेट करने लगता है। तभी विंग हैवी ब्रीथ के साथ कहता है, अंकल आप ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा सा पेन और होगा और बाद में सारा पेन गायब हो जाएगा, तो क्या मैं करूँ? विंग हाँ में सिर हिला देता है और अब वांग जी भी विंग के सामने पूरा निकिट हो जाता है और उसके लोअर पार्ट में अपना लोअर पार्ट इंजर्ट करने लगता है, जिससे विंग को पेन हो रहा था। मगर वांग जी ने कहा था कि थोड़ा ज़्यादा पेन होगा मगर बाद में सब सही हो जाएगा, तो विंग वांग जी से कुछ भी नहीं कहता और वांग जी जो कर रहा था उसे करने देता है और फिर दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं और विंग को पेन के साथ साथ प्लेजर मिल रहा था और अब विंग और तेज मौन कर रहा था और बार बार वांग जी को अंकल कहकर फास्ट होने को कह रहा था। वांग जी भी विंग की बातों को मानकर उसके साथ बहुत ही रफ तरीके से इंटीमेट हो रहा था और इसी तरह वो दोनों तीन चार राउंड लेते हैं और फिर अपनी हीट और रट को शांत करते हैं। अब वो लोग पूरी रात इंटीमेट होते हैं और अब सुबह दोनों ही एक साथ सो रहे थे। जहां अब 12 बजे के करीब विंग के डोर पर नॉक होता है। जहां वांग जी गेट ओपन करता है तो सामने विभूषण खड़ा था और वो वांग जी को उस हालत में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो फिर विंग को देखता है जो अभी भी सोया था। विभूषण वांग जी को साइड करता है और सीधा विंग के पास जाकर उसके फेस पर पानी फेंकता है, जिससे विंग की नींद खुल जाती है और विभूषण को देखकर कहता है, गग्गा आप आ गए। मगर तभी विभूषण विंग पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करने की? तभी वांग जी विभूषण को दूर करते हुए कहता है, वी ये तुम क्या कर रहे हो? और विभूषण अब वांग जी से कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ में ये सब करने की? क्या तुम जानते नहीं हो वो एक बच्चा है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? और फिर विंग से कहता है, खबरदार आइंदा से अगर तुमने वांग जी की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी एक नज़र विभूषण को देखता है और एक नज़र विंग को देखता है जो रो रहा था। तभी वांग जी उसके पास बैठकर उसके आंसू साफ करना चाहता था, मगर विंग अब वांग जी के छूने से ही डर रहा था, इसलिए वांग जी अभी के लिए कुछ नहीं कहता और अपने कपड़े उठाकर अपने बेडरूम में आता है जहां विभूषण गुस्से में बैठा था। तभी वांग जी विभूषण से कहता है कि ये सब क्या था, तुमने विंग पर हाथ क्यों उठाया? विभूषण कहता है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरा भाई है। वांग जी कहता है, क्या? और तुम कैसे भूल गए कि वो भी मेरा पार्टनर है और खुद तुमने मेरी शादी उससे करवाई थी, फिर आज ये सब क्या था? विभूषण कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ही तुम्हारी शादी उससे कराई थी, मगर वो इसलिए कि उसे एक घर मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, उसके साथ मैं तुम्हें शेयर करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और अब वो वांग जी के पास खड़ा होता है और उसे किस करने लगता है। ये देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो विभूषण को दूर कर देता है और विभूषण को सॉरी कहकर वॉशरूम में चला जाता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं अब विभूषण और वांग जी के बीच आए दिन नोकझोंक होने लगती है। ये देखकर अब तो कई बार वांग जी विभूषण को भी अकेला छोड़ने लग जाता है। वहीं विभूषण को लगने लगता है कि ये सब विंग की वजह से हो रहा है और जो भाई अभी तक अपने भाई से केवल जेलस होता था, अब उसके अंदर नफरत पैदा होने लगती है और अब वो सोचने लगता है कि विंग उस एक्सीडेंट में क्यों बच गया, उसे भी मर जाना चाहिए था। मगर क्या हुआ, अगर वो उस समय नहीं मरा तो अब मर जाएगा, मैं उसे मार डालूंगा, जो भी मेरे और मेरे वांग जी के बीच में आएगा मैं उसे मार दूंगा। ये सोचते हुए अब एक हफ्ता विभूषण अपने रूम से बाहर आता है, जहां वो देखता है कि विंग सभी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा है। जैसे ही विभूषण भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है और सबसे बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग कहता है और मिसेस लेन से, वांग जी से, यहाँ तक कि विंग से भी माफ़ी मांगता है। और आज कई दिनों बाद विभूषण का ऐसा बिहेव देखकर मैडम लेन तो शौक थी, मगर वांग जी और विंग हैप्पी थे और विंग तो अपने गगा को
टाइट हक कर लेता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे जहाँ विभूषण सबकी नज़रों में तो अच्छा बन रहा था, वहीं वो विंग को सबके नज़रों में गिरा रहा था, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा वांग जी के नज़रों में। मगर कहीं ना कहीं मिसेस लेन विभूषण की फितरत समझ जाती है और वो विंग को आगाह कर देती है। मगर विंग जो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, वो मैडम लेन की बातों को सीरियस नहीं लेता। वहीं विभूषण को पता चल जाता है कि मैडम लेन उस पर भरोसा नहीं कर रही, इसलिए वो प्लान बनाता है कि पहले वो मिसेस लेन को ही अपने रास्ते से हटाएगा। इसलिए वो सीढ़ियों पर तेल गिरा देता है, क्योंकि वो जानता था कि मैडम लेन सुबह सुबह टेरेस गार्डन में जाती है। इसलिए विभूषण ऐसा प्लान बनाता है कि मैडम लेन का एक्सीडेंट भी हो जाए और सारा नाम विंग पर आ जाए। और फिर जैसे ही मैडम लेन टेरेस पर जा रही थी, तभी अचानक उन्हें विंग के कमरे से आवाज़ आती है, जो सुनते ही मिसेस लेन टेरेस पर न जाकर विंग के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि विंग वॉशरूम में वो वॉमिटिंग कर रहा है। ये देखकर मिसेस लेन घबराते हुए विंग से पूछती है कि विंग क्या हुआ। विंग मैडम लेन को देखकर कहता है, मॉम मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, सुबह से ही मुझे वॉमिटिंग हो रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैडम लेन कहती है क्या, और वो जल्दी से विंग को संभाल के बेड पर बिठाती है और फिर सीधा डॉक्टर को कॉल करती है, जहाँ कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और विंग को चेक करता है और मिसेस लेन को बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मैडम लेन बहुत हैप्पी हो जाती है और अब वो सारे सर्वेंट को बुलाती है और सबसे कहती है कि आज से वो विंग का और ज़्यादा ख्याल रखे। साथ ही वांग जी को भी कॉल करके वापस मेंशन में बुलाती है और वांग जी को भी विंग के प्रेग्नेंट होने की बात बताती है, जो सुनकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं मिसेस लेन वांग जी से कहती है कि अब उसे विंग को भी टाइम देना होगा। इधर जब विभूषण को ये पता चलता है कि उसका भाई प्रेग्नेंट है, तो वो और भी ज़्यादा जेलस होता है और अब वो सोचता है कि वो अब विंग को ही मारेगा। इसलिए अब विभूषण कभी सूप में सेफ्टी पिल्स खिलाने के बारे में सोचता है, तो कभी उसे छत से धक्का मारने के बारे में सोचता है। मगर फिर सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तो सारा शक मुझ पर जाएगा और मैं ही वांग जी की नज़रों में बुरा बन जाऊंगा। वहीं इधर वांग जी विंग का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था और अब वांग जी को विंग का साथ भी पसंद आता था और वांग जी अब विंग से ज़्यादा प्यार करने लगा था। अब वांग जी सुबह शाम विंग के पास ही रहता था। इधर विभूषण तो बस अब और ज़्यादा नफरत करने लगा और अब वो किसी भी तरह विंग को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए वो प्लान बनाता है कि वो कुछ गुंडों को हायर करेगा और विंग का किडनैप करके उसे मरवा देगा, और वैसा ही करता है। वो कुछ गुंडों को हायर करवाता है और फिर जब वो विंग को पार्क में घुमाने ले गया था, वहीं गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जहां वो भी विभूषण के सिर पर एक हल्की सी चोट लगाते हैं और विंग को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद विभूषण रोते हुए वांग जी और मिसेस लेन को विंग के किडनैप होने की बात बताता है कि मैं विंग को पार्क में घुमाने ले गया था, वहीं कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और विंग को अपने साथ ले गए और मुझे भी हट गया है, देखो मेरे माथे से ब्लड निकल रहा है। जो सुनकर वांग जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और विभूषण के फोरहेड पर पट्टी करवाता है। वहीं वांग जी पुलिस वालों को भी कॉल करके विंग के किडनैप होने के बारे में बता देता है और पुलिस वालों से कहता है कि मुझे मेरी वाइफ सही सलामत चाहिए। वांग जी एक बिजनेसमैन था, इसलिए पुलिस वाले विंग के तलाश में लग जाते हैं। वहीं इधर विभूषण को उन किडनैपरों का कॉल आता है और वो विभूषण से कहते हैं कि सर आप इन्हें मारोगे या फिर हम ही इन्हें मार दें। जो सुनकर विभूषण कहता है नहीं, वो मेरा भाई है तो उसे मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। और इतना कहकर वो फ़ोन रखता है और फिर वो इधर उधर चेक करता है और घर से बाहर निकल जाता है। मगर उसे जाते मिसेस लेन देख लेती है, इसलिए मिसेस लेन विभूषण के पीछे जाती है और कुछ देर बाद विभूषण उस जगह पहुंच जाता है जहां विंग को किडनैप करके रखा हुआ था। विंग जैसे ही विभूषण को देखता है, वो रोते हुए कहता है, काका आप आ गए, प्लीज़ मुझे बचा लो, देखो ना ये लोग मुझे पकड़कर यहाँ लेके आए और मुझे बांध दिया है, प्लीज़ काका इन सबको मारो, देखो इन्होंने मुझे कितना मारा है। विभूषण कहता है, ओ इन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। विंग सिर हिलाकर कहता है, गगा बहुत मारा है। और फिर विभूषण विंग के जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ वहाँ हाथ लगाता है और प्रेस करता है, जिससे विंग कहता है, आ गगा दर्द हो रहा है। विभूषण कहता है, ओह दर्द हो रहा है, तो चलो मैं तुम्हें इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देता हूँ। और वो विंग पर गन तान देता है, जो देखकर विंग शौक होकर कहता है, गगा ये सब क्या है। विभूषण कहता है, भाई तुम्हें दर्द हो रहा है ना। मगर विंग कुछ नहीं बोलता, उसके आंखों से बस आंसू गिरते रहते हैं।
इधर भी वुशान कहता है मुझे भी पेन होता है विंग, वो भी बचपन से, और पता है उस पेन की वजह कौन है? तुम। हाँ विंग, तुम। बचपन से लेकर अब तक सब लोग तुम्हें अटेंशन देते हैं। बचपन में मॉम डैड भी हमेशा विंग 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 ही कहते रहते थे, और अब मेरा प्यार, मेरा वांग जी, वो भी विंग विंग, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी विंग विंग। अब मैं थक चुका हूँ तुम्हारे इस नाम से, तुमसे विंग। विंग कहता है गगा। विभूषण चिल्लाते हुए कहता है क्या गगा? हाँ क्या गगा? तुमने बचपन से लेकर अब तक मेरी ज़िंदगी झंड कर दी है। मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी तो मॉम डैड तुम्हारे लिए भी वही चीज़ लेकर आते थे। यहाँ तक कि मैं कुछ मांगता तो मॉम डैड हमेशा मुझसे कहते भूषण अभी कुछ दिन पहले ही तो वो चीज़ लेकर दी थी। विंग को देखो, वो अपनी चीज़ें कितना संभाल के रखता है। विंग ये करता है, विंग ऐसा है, विंग वैसा है, बस सुबह से लेकर शाम तक विंग विंग विंग। मॉम डैड को तो मैं कभी दिखाई ही नहीं देता था। खैर वो छोड़ो, वो तो इस दुनिया से चले गए, मगर तुम्हें छोड़ गए। मगर एक काम अच्छा हुआ, तुम उस टाइम में जीने लगे जिस उम्र में तुम थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब तो मैं अपनी मर्ज़ी से जी सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मैं अपने वांग जी के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकता हूँ, और मैंने उससे मैरिज कर ली। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी भी मैरिज वांग जी से कराई थी, मगर वो इसलिए कि चाहे तुम जैसे भी थे, मगर मेरे भाई थे, मेरी फैमिली थे, इसलिए मैं तुम्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था ना। इसलिए मैंने वांग जी से कहा कि उसे हम दोनों से मैरिज करनी होगी। मैंने सोचा था तुम लैंड मैंशन में एक कोने में पड़े रहोगे, मगर मुझे क्या पता था कि जिस भाई को अब मैं अपने हस्बैंड का मिस्ट्रेस बनाकर ले जा रहा हूँ, वो तो मिस्ट्रेस से सीधा मालकिन बन जाएगा, और जो मैं मालकिन बनकर आया था मैं ही मिस्ट्रेस बन जाऊँगा। नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मालिक से मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहता, इसलिए आई एम सॉरी मेरे भाई, तुम्हें मेरी लाइफ से जाना होगा। हाँ तुम्हें मेरी लाइफ से जाना होगा। विंग ये सुनकर कहता है गगा ये आप क्या कह रहे हैं? विभूषण कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ विंग, तुम्हें मेरे और मेरे वांग जी के लाइफ से जाना होगा, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने हस्बैंड को तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। और वो जैसे ही विंग पर गन चलाने वाला था, अचानक पुलिस वाले विभूषण के हाथ पर गोली चला देते हैं, और विभूषण के हाथ से गन गिर जाती है। और अब विभूषण उस तरफ देखता है जहाँ से अभी अभी गोली चली थी, तो उधर पुलिस के साथ साथ मिसिस लेन और वांग जी खड़े थे। अब विभूषण वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी, मगर वांग जी विभूषण के पास आता है और विभूषण को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हट करने की, मेरे बच्चे को हट करने की? हाँ विभूषण कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इस पागल के लिए मुझे मारा, अपने वीर को मारा, भूल गए तुम मुझसे कितना प्यार करते थे? वांग जी कहता है वही तो मुझसे गलती हो गई कि मैं तुमसे प्यार करता था, मगर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम अपने ही भाई से इतना जेलस हो रहे थे कि तुम आज उसकी जान लेने वाले थे। वो भी मुझे लगा कि पागल विंग, मुझे लग रहा है पागल विंग नहीं, पागल तुम हो। इसलिए अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, और हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जेल से बाहर ना आ सको। और विभूषण को पुलिस पकड़ कर ले जाने लगते हैं। इधर विभूषण पागलों की तरह वांग जी चिल्ला रहा था। इधर वांग जी विंग को हक करता है और विंग से कहता है कि वो ठीक है ना? विंग रोते हुए कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। वांग जी विंग के आंसू साफ करते हुए कहता है विंग अंकल नहीं हस्बैंड। विंग भी कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ हस्बैंड। ओके। विंग हाँ में सिर हिलाता है, और अब हम सीधा 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग की दिमागी हालत तो वैसे ही थी, मगर उसने एक क्यूट से अल्फा बॉय को बर्थ दिया था। वही मैडम लेन, वांग जी और कुरेन तीनों विंग से बहुत प्यार करते थे। साथ ही मैडम लेन विंग को सिखाती भी थी कि बच्चे की केयर कैसे करना है। और अब वांग जी विंग के साथ और अपने बच्चे के साथ इतना हैप्पी था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि विंग अनॉर्मल पर्सन है। भले ही विंग की दिमागी हालत 14 साल के बच्चे की तरह थी, मगर उसके अंदर प्यार, रिस्पेक्ट और अपनापन कूट कूट के भरा था। इसी रिस्पेक्ट से, अपनेपन से उसने पूरे लैन फैमिली का दिल जीत लिया था। यहाँ तक कि उसने अपने हस्बैंड के दिल में भी अपनी जगह बनाई। और वहीं भी भूषण जो केवल अटेंशन पाने के चक्कर में एक मुजरिम बन गया, यहाँ तक कि जेल में रहकर उसके दिमाग पर भी उसका गहरा असर पड़ा और वो पागल हो गया, और अब वो पागल खाने में अपनी सज़ा पूरी कर रहा है। तो गाइस इसी मोमेंट पर मैं अपनी स्टोरी को यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद
गाइस वैसे इस स्टोरी से आप समझ ही चुके होंगे कि लाइफ में हम किसी को कितना भी प्यार करें, मगर हम कभी न कभी किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से इनसिक्योर फील करते हैं। उसी इनसिक्योरिटी को मैंने इस वन शॉट में दिखाया है। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। अब आपसे कल मिलती हूँ एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।